बिहार की राजनीति में ना इस वक्त आग लगी हुई है। और ये आग लगाई है रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने, जिनके निशाने पर हैं बिहार के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक। उन्होंने कुछ ऐसे राज खोले हैं जो दशकों से दबे हुए थे। चलिए आज इसी पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। सोचिए, प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही इसी एक लाइन से की और बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। उनका सीधा निशाना बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें दशकों पुराने संगीन जुर्म की तरफ वापस ले जा रही है। तो आखिर ये आरोप हैं क्या? चलिए जरा इसे ठीक से समझते हैं कि धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है क्या। देखिए, प्रशांत किशोर के आरोप का जो आधार है वो एक सिंपल सा गणित है जो मैच नहीं हो रहा। 2020 के चुनावी हलफनामे में सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र बताई 51 साल। इस हिसाब से 1995 में वो करीब 26 साल के रहे होंगे। तो सवाल ये उठता है कि फिर उन्होंने उस वक्त अदालत में खुद को 15 साल का नाबालिग बताकर जमानत कैसे ले ली? प्रशांत किशोर सिर्फ सरकार पर ही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उम्र का ये गणित तो 9वीं फेल तेजस्वी यादव भी समझ सकते हैं। ये दिखाता है कि वो कैसे एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, सरकार भी और विपक्ष भी। तो सवाल ये है कि 1995 में आखिर हुआ क्या था? कौन सा ऐसा केस था जिसके लिए उमर का इतना बड़ा खेल खेला गया? ये मामला जुड़ा है 1995 के तारापुर नरसंहार से। मुंगेर जिले में 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस केस के मुख्य आरोपियों में एक नाम था राकेश कुमार का, और पीके का आरोप है कि यही राकेश कुमार आज के सम्राट चौधरी हैं, जिन्होंने तब खुद को नाबालिग साबित करने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया और जेल से बाहर आ गए। तो अब सवाल आता है कि ये सम्राट चौधरी हैं कौन, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। जरा उनके सफर पर एक नजर डालते हैं। करियर की शुरुआत हुई लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से। फिर 2014 में पाला बदला, नीतीश कुमार की जेडीयू में आ गए और वहां भी मन नहीं लगा तो 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए और आज देखिए डिप्टी सीएम की कुर्सी पर हैं। ये सफर उनकी राजनीतिक उठापटक को साफ दिखाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुके। उन्होंने बिहार के इतिहास का एक और काला अध्याय खोला, एक ऐसा मामला जो आज भी लोगों के जहन में एक रहस्य बनकर जिंदा है। ये मामला है 1999 के उस बदनाम शिल्पी गौतम हत्याकांड का, एक ऐसी मिस्ट्री जिसमें सत्ता, क्राइम और एक कॉम्प्रोमाइज जांच के आरोप लगते रहे हैं। 3 जुलाई 1999 मिस पटना शिल्पी जैन और उनके दोस्त गौतम सिंह अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उनकी लाशें एक विधायक के गैराज में खड़ी कार में मिलती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि गौतम को पीट कर मारा गया और शिल्पी के साथ गैंगरेप के बाद गला घोटा गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, सीबीआई ने इस केस को सुसाइड बताकर बंद कर दिया। इस केस में इतने सवाल थे जिनका जवाब कभी नहीं मिला। जैसे मामले में नाम आने के बाद भी लालू यादव के साले साधु यादव ने अपना डीएनए सैंपल देने से क्यों मना कर दिया? सीबीआई ने मौत की वजह को मर्डर से सुसाइड में कैसे बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, केस की फाइलों में ये राकेश कुमार नाम का शख्स कौन था? और यहीं पर प्रशांत किशोर ने सबसे बड़ा दांव खेला। उनका आरोप है कि शिल्पी गौतम केस का ये राकेश कुमार और तारापुर नरसंहार का राकेश कुमार कोई और नहीं बल्कि एक ही शख्स है, आज के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। तो अब इन पुराने मुर्दों को उखाड़ने का मतलब क्या है? आज की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। इसका असर देखिए हर बड़ी पार्टी पर हो रहा है। बीजेपी जाहिर है अपने डिप्टी सीएम को लेकर बैकफुट पर है, उन्हें बचाव करना पड़ रहा है। आरजेडी को हमला करने का मौका तो मिला है, लेकिन इससे उनके अपने दौर के पुराने घाव भी हरे हो गए हैं। और इस सबके बीच प्रशांत किशोर अपनी छवि एक ऐसे नेता की बना रहे हैं जो इस पूरे करप्ट सिस्टम से लड़ रहा है। अच्छा, अब इस पर सम्राट चौधरी का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। उन्होंने पीके को एक नौसिखिया बताया है और इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका तो ये दावा है कि जिस राकेश कुमार की बात हो रही है वो कोई और है जो आइसक्रीम बेचने का काम करता है। एक बात और समझनी जरूरी है, पीके का हमला सिर्फ सम्राट चौधरी पर नहीं है। उन्होंने जेडीयू के अशोक चौधरी से लेकर बीजेपी के मंगल पांडे तक कई बड़े नेताओं को घेरा है। मतलब ये किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक मोर्चा है। और यह सारा घमासान ठीक उस वक्त हो रहा है जब बिहार 2025 में अपने भविष्य का फैसला करने के लिए तैयार हो रहा है। इन चुनावों में दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है और ये विवाद यकीनन एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या बिहार के अतीत के ये जिन, ये दबे हुए राज उसका आने वाला कल तय करेंगे? क्या वोटर इन मुद्दों पर वोट देंगे?
खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त और बिहार की जनता ही देगी।